हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक अच्छा यूनिट, एक बेसिक सा यूनिट जो आपने पहले भी पढ़ा होगा 11th 12th में। तो वही हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन्स। इस यूनिट को पढ़ने जा रहे हैं हम। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक्स है इसमें। इसमें स्ट्रक्चर पढ़ना है हमें यूकेरियोटिक सेल का, स्ट्रक्चर ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स। इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा पढ़ना है प्लांट और एनिमल सेल के बारे में। फिर हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद एक और टॉपिक है, हमें सेल वॉल और जो सेल मेम्ब्रेन है हमें देखना है, कंपोजिशन देखनी है हमें, इनका स्ट्रक्चर हमें देखना है और फंक्शन भी देखना है। ठीक है, कितने हुए, 2 टॉपिक्स हुए। फिर हमें पढ़ना है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट आता है। ठीक है, जिसमें एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट आता है। इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे मेम्ब्रेन चैनल्स, कैरियर्स पढ़ेंगे हम, और ट्रांसपोर्टर्स। ये है हमारा सिलेबस। ठीक है, ये हमारा इस यूनिट में टॉपिक्स है, तो आराम से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू यूकेरियोटिक सेल्स। ठीक है, यूकेरियोटिक सेल से स्टार्ट करते हैं। यूकेरियोटिक सेल्स क्या है? यूकेरियोटिक सेल्स फॉर्म करती है बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एक यूकेरियोटिक सेल्स बेसिक यूनिट्स है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक तो हम डिफाइन करेंगे यूकेरियोटिक सेल्स क्या है, की डिफरेंसेस पढ़ेंगे प्लांट और एनिमल सेल्स में, और ये चीज़ें हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट और यूकेरियोटिक सेल्स। यूकेरियोटिक सेल्स क्या है? यूकेरियोटिक सेल्स वो सेल्स है जिनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जो इनक्लोज्ड होता है विद इन अ मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलोप कहते हैं, जो एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जिसमें न्यूक्लियस बंद होता है, यानी जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो हम क्या लिखेंगे, यूकेरियोटिक सेल्स वो सेल्स है that have a well defined nucleus embedded within membrane।
embedded within a membrane। जो ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन कौन सा है? ये है न्यूक्लियर एनवेलोप। जो एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है। कौन सा मेम्ब्रेन है? डबल लेयर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या है? इसके अंदर न्यूक्लियस है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम क्या देखेंगे? इसके आगे हमें ये देखना है अब, जो ये न्यूक्लियस है इसमें ना बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, वेरियस ऑर्गेनल्स जो परफॉर्म करते हैं स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। वेरियस ऑर्गेनल्स that perform specialized functions, that perform specialized functions। अब कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं? जैसे आप कह सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। ऐसी गोल्गी अपैरेट्स है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। इतना समझ आया ना यूकैरियोटिक सेल्स क्या है? चलो एक और चीज़ें, थोड़ी सी चीज़ें ऐड करते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐड करते हैं, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले हम देखेंगे जो यूकैरियोटिक सेल्स है इनके पास क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस लार्जर इन साइज होता है, larger size compared to prokaryotic cells, compared to prokaryotic cells। अब मुझे कोई बता सकता है इसका साइज कितना होता है? इसका साइज हम लेते हैं 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का हम कितना लेते हैं? 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, जो हमारे पास माइकोप्लाज्मा होता है वो ना 0.1 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, या इससे छोटा हो सकता है, इसी के आसपास होता है। और ऐसे ही हमारे पास एक बड़ा सा, क्या कहते हैं इसे, प्रोकैरियोट होता है, जिसका नाम क्या है? कोई आप में से मुझे बता सकता है? उसका नाम है एपिलोपिस्टियम, ठीक है, एपिलोपिस्टियम, जो 100 माइक्रोमीटर से भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। ये माइकोप्लाज्मा तो पता होता है, लेकिन एपिलोपिस्टियम याद रखो, बोन्स पॉइंट है। इसके बाद हम एक और कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, वो क्या है? ये एबिलिटी रखते हैं टू फॉर्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। टू फॉर्म मल्टी, यूकैरियोटिक सेल से क्या बन सकता है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन सकता है। ये क्या पढ़ा हमने? एक बड़ा हमने यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, और हमने क्या पढ़ा? इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम अब क्या पढ़ेंगे? प्लांट वर्सेस एनिमल सेल की डिफरेंसेस देखेंगे, ठीक है, की डिफरेंसेस। पहले हम आते हैं प्लांट सेल्स के बारे में पढ़ते हैं।
अब सबों को पता है सबसे कॉमन चीज, मतलब जो हर किसी को पता होती है, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल में क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है? सेल वॉल का डिफरेंस। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं प्रेजेंट, लिखते हैं। इनमें क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, जो क्या करती है? प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर और रिजिडिटी, ठीक है। इसके साथ साथ प्रोटेक्शन और मेंटेन करके रखती है शेप, ठीक है, सेल शेप। तो जो हमारे पास सेल वॉल होती है प्लांट सेल्स में, वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, स्ट्रक्चर और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है इससे, इसके साथ साथ प्रोटेक्शन, ठीक है, और सेल शेप मेंटेन करके रखती है। फिर हम एक और की डिफरेंस पढ़ेंगे जिसका क्या है? क्लोरोप्लास्ट, जो किस में होती है? प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल किस में काम आता है? फोटोसिंथेसिस में काम आता है। ये क्या करता है? ट्रैप करता है सनलाइट को, पता है ना, ट्रैप करता है सनलाइट को, जिससे क्या होता है? कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, यानी ग्लूकोज में। तो एक पढ़ा हमने सेल वॉल और क्या पढ़ा हमने? क्लोरोप्लास्ट। आगे बढ़ते हैं, एक और डिफरेंस पढ़ते हैं, सेंट्रल वैक्यूल। जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं इनके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जो किस में काम आता है? स्टोर करके रखता है, स्टोर करके रखता है वाटर को, ठीक है, स्टोर करके रखता है वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को, स्टोर करके रखता है वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है। और इसके साथ साथ किस में काम आता है? मेंटेन करके रखता है टर्गर प्रेशर, मेंटेन करके रखता है टर्गर प्रेशर। कोई मुझे बता सकता है टर्गर प्रेशर क्या होता है? जिससे क्या होता है? सपोर्ट करता है प्लांट के स्ट्रक्चर को, जिससे वो क्या रहता है? अपराइट रहता है, ठीक है, मुड़ नहीं जाता प्लांट, मुरझाना, ठीक है। अब मुझे बता सकता है टर्गर प्रेशर? 11th का पहला ही बॉटनी में चैप्टर है। हाँ, पहला नहीं, मतलब जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसमें पहला चैप्टर है जिसमें टर्गर प्रेशर हम पढ़ते हैं, ठीक है। टर्गर प्रेशर जब सेल के अंदर पानी आता है, फिर जो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक्सर्ट करती है प्रेशर, ठीक है, तो उसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। टर्गर प्रेशर क्या है? जो प्रेशर होता है इनसाइड सेल ड्यू टू वाटर इनटेक, ठीक है, उसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। अब थोड़ी हम बॉटनी पढ़ रहे हैं, खैर इतना तो पता होना चाहिए टर्गर प्रेशर क्या होता है। टर्गर प्रेशर से क्या होता है? जो प्लांट होता है वो अपराइट रहता है, ठीक है, जिससे विल्टिंग नहीं होती, यानी प्लांट नहीं वो मुरझाना, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर। जिसमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक्सर्ट करती है प्रेशर सेल वॉल पे, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म सेल वॉल पे
प्रेशर एक्सर्ट करती है, क्योंकि जो वाटर होता है वो सेल के अंदर आता है, उससे जो प्रेशर लगता है उसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। बस इतना याद रखो, टर्गर प्रेशर, इतना याद रखो, सिंपल सी बात रखो, लिखता हूँ मैं यहाँ पे, प्रेशर इनसाइड द सेल। प्रेशर, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। प्रेशर इनसाइड द सेल ड्यू टू वाटर इनटेक। इसमें और ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंस होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, और टर्गर प्रेशर क्या हुआ, इनसाइड द सेल ड्यू टू वाटर इनटेक। खैर इतना ही याद रखो, ज़्यादा क्यों जाए हम इसमें, आगे बढ़ते हैं। ये सेंट्रल वैक्यूल की बात हुई। अदर फीचर्स हैं, अदर फीचर्स क्या हैं, रेक्टेंगुलर इन शेप होता है, या आप कह सकते हो रेगुलर इन शेप। इसके साथ साथ याद रखो इनके पास प्लाज्मोडेस्मेटा होता है, प्लांट्स के पास प्लाज्मोडेस्मेटा होता है, छोटे छोटे से चैनल्स होते हैं फॉर सेल टू सेल कम्युनिकेशन। ऐसे वो छोटे छोटे से चैनल्स, ऐसे देखा होगा जब आप ये पढ़ते थे, डायग्राम बनाते थे बॉटनी में, तो छोटे छोटे से ऐसे चैनल्स बनाते थे। प्लाज्मोडेस्मेटा सेल टू सेल कम्युनिकेशन में काम आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। वही पहला ही पढ़ेंगे। उनके पास क्या होता था, सेल वॉल होता था, इनके पास नहीं है सेल वॉल, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। इनके पास फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, बस इतना याद रखना है, सराउंडेड बाय अ फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ओनली इनके पास सिर्फ क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती। अब सेल वॉल नहीं है तो इनके पास ना वैरायटी ऑफ शेप्स होती है, और फैसिलिटेट करता है मूवमेंट। दूसरा पढ़ेंगे, इनके पास सेंट्रियोल्स होते हैं। क्या होते हैं, एनिमल सेल्स के पास क्या होता है, सेंट्रियोल्स होते हैं, जो किस में काम आते हैं, प्लेज रोल इन सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन में काम आते हैं, यानी माइटोसिस, माइटोसिस में काम आते हैं। फिर एनिमल सेल्स के पास लाइसोसोम्स भी होते हैं, जिनके पास क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में काम आते हैं, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में काम आते हैं। ऐसी अदर फीचर्स, और क्या फीचर्स है, इरेगुलर इन शेप होता है, ठीक है, इनकी कोई शेप ही नहीं होती। फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, कोई भी शेप, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, कोई भी शेप बना ऐसे ऐसे, तो इरेगुलर इन शेप होते हैं। इनके पास स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, या उन्हें हम वेसिकल्स कहते हैं, जो ट्रांसपोर्ट काम में काम आते हैं, ट्रांसपोर्ट, जो सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं, ठीक है। ये रहा की डिफरेंसेस प्लांट वर्सेस एनिमल सेल्स में। आप टेबल भी बना सकते हो, एक खूबसूरत सा टेबल आप बना सकते हो, और क्या, इस साइड से प्लांट सेल्स और इस साइड से एनिमल सेल्स। अब हम पढ़ेंगे कॉमन स्ट्रक्चर्स, कॉमन स्ट्रक्चर्स इन यूकैरियोटिक सेल्स। फिर चाहे वो प्लांट्स हो
या एनिमल्स हो, ये चीज़ें दोनों के पास होती है। पहला ही क्या है, न्यूक्लियस, जो क्या है, कंट्रोल सेंटर है। क्या है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है, जिसके पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस को कौन कवर करता है, न्यूक्लियर एनवेलोप। ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलोप। न्यूक्लियर एनवेलोप के पास न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से टाइनी ओपनिंग्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं। किस में काम आते हैं, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट किस किस के बीच में करते हैं, सेल और सेल में, मतलब सेल में किस किस के बीच में ट्रांसपोर्ट करते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अब देखो, फॉर एग्जांपल नहीं, मतलब देखो, ये हमारे पास है न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमारे पास है साइटोप्लाज्म। यहाँ पे ये हमारे पास रहा साइटोप्लाज्म, ये रहा न्यूक्लियर एनवेलोप, और ये क्या है, न्यूक्लियस है हमारे पास। तो यहाँ जो न्यूक्लियर एनवेलोप, यहाँ पे ना छोटे छोटे से ओपनिंग्स होते हैं, छोटे छोटे से ओपनिंग्स होते हैं, यहाँ से चीज़ें अंदर आती है, बाहर आती है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट होता है किस किस के बीच में, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है। जो ये न्यूक्लियर एनवेलोप है ना, इसमें जो न्यूक्लियर पोर्स है, ये कंट्रोल्ड एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ये न्यूक्लियर एनवेलोप है, ये सेपरेट करता है, ये सेपरेट करता है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। अगर ये नहीं होता तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म तो आपस में मिल रहे होते, लेकिन जो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये न्यूक्लियर एनवेलोप जो सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से। तो कितनी चीज़ें आपने याद रखी, न्यूक्लियर एनवेलोप होता है जिसके पास न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करने में मदद आता है। इसके बाद हम आते माइटोकॉन्ड्रिया पे। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, जब इंसान माइटोकॉन्ड्रिया का नाम ही सुनता है तो पहली बात तो दिमाग में यही आती है, पावर हाउस ऑफ द सेल। कुछ याद हो ना हो, लेकिन ये बात तो याद आती है, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, जो क्या बनाता है, एटीपी बनाता है, प्रोड्यूस एटीपी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके बाद हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसमें ना दो होते, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और होता है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं, क्या होता है, ठीक है, राइबोसोम्स होते हैं, जो किस में काम आता है, इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस, इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस। और जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये लिपिड सिंथेसिस करता है, ठीक है, लिपिड सिंथेसिस और इसके साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन। ये क्या पढ़ा हमने, न्यूक्लियस पढ़ा हमने, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा हमने, और क्या पढ़ा हमने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा हमने। अब हम आते हैं गोल्गी apparatus पे। जो हमारे पास गोल्गी apparatus है, ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है और पैकेजिंग करता है। किसकी पैकेजिंग करता है, प्रोटीन्स की पैकेजिंग करता है, लिपिड्स की करता है, ठीक है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की, फॉर सेक्रीशन
या डिलीवरी के लिए तो अदर पार्ट्स ऑफ द सेल। मतलब गोल्गी अपैरेट्स आप ये रखो, ऐसे याद रखो एक कोरियर का काम करता है, ठीक है। ऐसे याद रखो एक कोरियर कंपनी है, जैसे वो ब्लू डॉट है, ठीक है। ऐसे ही वो डिलीवरी है कुछ ऐसे, है ना, जो एक जगह से दूसरी जगह सामान लेते हैं, ऐसे ही गोल्गी अपैरेट्स। फिर हम आते हैं एक और पे जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सेमी परमेबल है, सेमी परमेबल बैरियर है जो कंट्रोल करता है एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस, एंट्री और एग्जिट सब्सटेंस का क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ आप याद रखें एक और चीज, ये किससे बना हुआ होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, कंपोज्ड ऑफ अ phospholipid bilayer with embedded proteins। बेसिक सा लेक्चर है, इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल ही नहीं है, सारा कुछ आसान है। ये क्या था हमारा आज का लेक्चर। अब समरी देखो हमने क्या क्या पढ़ा। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, क्या होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स कॉम्प्लेक्स होती है, और कॉम्प्लेक्स जिनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और इसके साथ साथ क्या होती है, मल्टीपल ऑर्गेनेल्स होती है, मल्टीपल ऑर्गेनेल्स होती है। और क्या पढ़ा हमने, जो प्लांट सेल्स होती है उनके पास एक यूनिक फीचर होता है, जैसे सेल वॉल्स है, ठीक है। ऐसे ही उनके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ऐसे ही उनके पास क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। और जो एनिमल सेल्स है उनके पास क्या होता है, सेल वॉल तो उनके पास नहीं होता, लेकिन उनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे सेंट्रियोल्स है, या आप कह सकते हो लाइजोसोम्स है। और दोनों सेल्स के पास क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, दोनों के पास होता है, प्लांट सेल के पास भी होता है, एनिमल सेल के पास भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेट्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के पास होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अब कुछ क्वेश्चंस जो आपको करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, which of the following structures is unique to plant cells। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्टस, तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लियस, चौथा ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया जाएगा, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन
इन यूकैरियोटिक सेल्स। इसका पहला ऑप्शन है आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस करता है ये। इसका दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा, एटीपी सिंथेसिस, क्या हम प्रोडक्शन क्या दो। तीसरा ऑप्शन है कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस into and out of the cell। और जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन। और जो आपके पास लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा plant cells typically contain a large central vacuole that functions to। पहला ऑप्शन रहेगा जनरेट करते एनर्जी को, जनरेट एनर्जी। दूसरा ऑप्शन रहेगा स्टोर करते वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को। तीसरा ऑप्शन रहेगा सिंथेसाइज प्रोटीन्स। और लास्ट ऑप्शन रहेगा कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं। इनके जो आंसर्स है वो आपको कमेंट करने हैं और जिसका कमेंट सबसे पहले होगा उसको शाबाशी दी जाएगी, ठीक है, सबों को दिया जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। और बेसिक सा लेक्चर था आज, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सारा कुछ आसान ही था, तो कुछ ज़्यादा मुश्किल ही नहीं था। तो जो हमारा लेक्चर 2 रहेगा वो किस पर रहेगा, फॉर्म पढ़ेंगे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। लेक्चर 2 हमारा इस पर रहेगा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन्स पे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ें, हम मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। एक बड़ा सा थैंक यू अगर आपने यहाँ तक पूरा लेक्चर देखा, और बताइएगा आपको कैसा लगा ये लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर।